स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो किसी भी सिविल इंजीनियर को पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चंस एक ही सिविल इंजीनियर को पूछे जाते हैं, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में जब आप लोग इंटरव्यू देते हो तो उसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं टॉप 10 कंपनीज़, जो हमारी टॉप 10 कंपनीज़ हैं सिविल की। तो ये टॉप 10 कंपनीज़ कौन सी हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इन कंपनीज़ में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इन कंपनीज़ में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके थ्रू मैंने सोर्सेज से उनके सोर्सेज के थ्रू ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं या उनको पूछे गए या उनके जो कोलीग्स वगैरह हैं उनको पूछे गए। तो इस वीडियो को मैंने उनकी भी बहुत मेहनत है इसमें, उन लोगों ने भी मेरे को बहुत से क्वेश्चंस ढूंढने में मदद करी और वगैरह वगैरह। और जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इन कंपनीज़ में काम करके मतलब काम कर चुके हैं तो उनके थ्रू भी मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो उनकी मदद से मैंने ये मतलब जो पूरी सीरीज़ है ये तैयार करी हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक सिविल इंजीनियर को पूछे जाते हैं जब वो इंटरव्यू में जाता है। अगर बेसिकली देखें तो एक सिविल इंजीनियर से मतलब कि कम से कम यही कोई 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये पूरी मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको पूछ कर कि आपको कौन सा पूछा गया क्वेश्चंस वगैरह। तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है तो जिसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो इस वीडियोज़ की सीरीज़ के पार्ट्स आएंगे 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर्ड ग्रेटर इन कॉलम कंक्रीट देन इन बीम और स्लैब कंक्रीट। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसको हम लोग कॉलम में क्यों ज़्यादा लेते हैं, जो कॉलम कंक्रीट होती है उसमें ज़्यादा क्यों लेते हैं अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें किसके साथ, बीम और स्लैब के साथ। तो इसका अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो इसका सिंपल रीज़न है। आप कंसिडर कर लो कि आपके पास कोई 30 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या करते हो कि कोई एक बीम जो है आपका बीम उसमें कोई फेल हो जाता है तो उससे क्या होगा कि पार्टिकुलरली जो हमारा मतलब कि फ्लोर है ना उसकी वजह से वही फेल होगा, ठीक है। तो ये लोकल फेलियर होता है सिर्फ एक फ्लोर का, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिडर करो कि अब एक कॉलम फेल हो जाता है, ठीक है, तो उस कॉलम के फेल होने से क्या होगा, हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना वो फेल होगा, वो कोलैप्स करेगा। तो ये क्या होता है मतलब मेन फेलियर हो जाता है हमारा पूरा बिल्डिंग में कि इससे क्या होता है बिल्डिंग हमारी कोलैप्स कर सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सेफ्टी प्रोविजंस है ना अडॉप्टेड किए गए हैं मतलब बाय स्टैंडर्ड्स। तो उसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है, जो हमारा जो कॉलम के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको ग्रेटर लिया गया। अगर हम कंपेयर करें किसके साथ में, स्लैब और बीम के साथ में कंपेयर करें, तो ये इसका मेन रीज़न है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो आप इसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा और आंसर बोल के बताऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं रेफरेंस के लिए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देता जाऊँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मेरी पूरी सीरीज़ को देखेंगे ताकि जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन कवर करे गए हैं ना ये डेफिनेटली आपको भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये टॉप 10 कंपनीज़ में इसको वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मैंने ना 50 मतलब इंप्लॉयज़ वगैरह जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं या उनके फ्रेंड्स कोलीग्स वगैरह हैं तो कम से कम 15 लोगों से मतलब वो मिले आगे, उन्होंने फिर सब ने मेरे को क्वेश्चन 5 10 क्वेश्चन दिए। तो फिर मैंने एक फाइनलाइज लिस्ट करी जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट थे तो वो मैंने निकाल दिए और फिर इस सीरीज़ को मैंने बनाया है। तो आप इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप भी इंटरव्यू वगैरह देने वाले हैं या कॉलेज वगैरह में जो प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें आप बैठने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की फ्लैश सेटिंग होती है वो क्या होता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग जो है वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो ये क्या होता है कि रिएक्शन होती है किसके बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है इमीडिएटली जो स्टार्ट्स होती है। अगर हम लोग क्या करते हैं जिप्सम उसमें नहीं डालते हैं, मतलब जिप्सम उसमें नहीं किया जाता है वाइल ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, जब मतलब क्लिंकर की हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो नहीं डालते हैं तो जो रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब हम लोग अभी मैंने आपको बता दिया ना, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इमीडिएटली स्टार्ट इफ जिप्सम इज नॉट एडेड व्हाइल ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लोग जो है ना अपना जिप्सम नहीं डालते हैं ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर के टाइम में तो फ्लैश सेटिंग होती है। तो हम लोग ये जिप्सम की कितना डालते हैं, इसकी मात्रा होती है 2 to 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं ताकि फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह में पूछा जा सकता है कि कितना जिप्सम हम लोग डालते हैं, तो 2 to 3% डालते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज जिप्सम एडेड टू क्लिंकर वाइल क्रशिंग इट टू मैन्युफैक्चर सीमेंट।
तो अभी यही क्वेश्चन आ गया कि हम लोग जिप्सम क्यों डालते हैं, ठीक है। तो वही अभी मैंने आपको बताया पहले, हम लोग जिप्सम क्यों डालते हैं, प्रिवेंट करने के लिए फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट, या डिले करने के लिए जो हमारा हाइड्रेशन होता है, या प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी रिएक्शन होती है ना सीमेंट के साथ, तो उसको रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर सम टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो क्वांटिटी कितना डालना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिप्सम की रिटार्ड्स और कंट्रोल करने के लिए किसके लिए होती है, सेटिंग टाइम को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 to 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या इंश्योर होगा कि कंक्रीट विल नॉट सेट क्विकली बिफोर इट प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड एट अ रिक्वायर्ड प्लेस। तो इससे ये इंश्योर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है ये पूछते हैं हमें। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, कई बार आपको यही पूछ लिया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। उससे क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और उसको क्या मतलब हीट प्रोड्यूस होती है और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और जो इसमें हीट लिबरेटेड होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है यो, मतलब कि हमारे पास जो हीट इसमें जो मतलब प्रोड्यूस होती है ना, लिबरेटेड होती है, ठीक है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो नेक्स्ट को इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द यूनिट वेट्स ऑफ आरसीसी एंड पीसीसी। जो हमारे पास आरसीसी वर्क होता है और पीसीसी वर्क होता है, तो इनके यूनिट्स वेट क्या होते हैं ये पूछा जा रहा है। यहाँ हम आप लोग यूनिट वेट को डेंसिटी बोल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है, तो जो हमारे पास आरसीसी वर्क होता है, रेनफोर्स वर्क होता है, तो उसमें जो डेंसिटी होती है हमारी वो होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो हमारा पीसीसी वर्क होता है उसमें कितनी रहती है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोगों को वैसे भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि अगर सिविल इंजीनियरिंग करी है तो इतनी बार इसको यूज़ किया होता, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्टील यूज एज अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, या मैंने पर्सनली इंटरव्यू दिया था तो मेरे को भी ये पूछा गया था कि हम लोग स्टील को ही क्यों यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इट प्रोसेस क्या करता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मतलब स्टील होता है ना, वो परफेक्ट बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, कंक्रीट के साथ में, ठीक है। और इसमें हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए हम लोग स्टील को यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 1 बाय 1 मैंने जो आप सबको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया मैंने आपको ये। तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे हम लोग लिख रखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप ऑफ एग्रीगेट इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर मेकिंग सीमेंट। सॉरी, यहाँ पे मेकिंग फॉर मेकिंग सीमेंट नहीं, कंक्रीट आएगा, तो बाई मिस्टेक यहाँ पे सीमेंट आ गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा जो शेप है एग्रीगेट का हम लोग कंसीडर करते हैं बेस्ट फॉर मेकिंग कंक्रीट। बना रहे हो आप, जब हम लोग कंक्रीट के मिक्स बनाते हैं तो कौन सा शेप है एग्रीगेट हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीगेट्स आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, फ्लैंकी शेप होगा, राउंडेड हो गया, हमारे अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कौन सा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा करेंगे, तो जो राउंड शेप एग्रीगेट होता है ना, उसको कंसिडर करते हैं हम बेस्ट फॉर मेकिंग कंक्रीट। इसको ही हम लोग क्यों करते हैं, अब ये आपके पास रीज़न आएगा। अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो आप बोल लोगे कि राउंडेड शेप एग्रीगेट इज कंसिडर्ड फॉर बेस्ट फॉर मेकिंग कंक्रीट, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा व्हाई वी कंसीडर इट। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जब जी इसको हम लोग पैड करते हैं तो इसमें क्या होता है, गेट इसमें मिनिमम वॉइड्स होती हैं, ठीक है। जब आप लोग इसमें जब हम लोग मिक्स बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, मिनिमम वॉइड्स हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगली रेनफोर्स एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शंस। ठीक है, आपको पता होता है एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है, एक डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है ना, उसमें क्या होता है, जो कंक्रीट रेजिस्ट क्या करती है, कंप्रेशन, और जो स्टील रेजिस्ट करती है वो क्या करती है, टेंशन करती है, ठीक है। उसमें हम लोग कंप्रेशन जोन में वार्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है ना, उसमें स्टील वार्स जो हम लोग प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन तो करते ही हैं, और कंप्रेशन जोन में भी करते हैं टू एडिशनल स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, मतलब उसके में एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए किसको, कंप्रेशन जोन में, ठीक है। तो उसमें दोनों में प्रोवाइड करते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि मतलब जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है उसमें हम लोग जो स्टील सील प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, और जो डबली रेनफोर्समेंट बीम है उसमें टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन दोनों में प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए आपको ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, आपने मतलब प्रोसेस सुना होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, और उसके बाद में जैसे सेटिंग ऑफ सीमेंट और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
तो अगर मैं आपको बताऊं जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट को अगर आप ऐसे डेफिनेशन एक्सप्लेन करें तो उसको आप बोल सकते हो द चेंज जो हमारा फ्लूइड जब चेंज होता है किसमें, फ्लूइड रिजिड स्टेट ऑफ अ सीमेंट पेस्ट में, तो उसको क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। द चेंज फ्रॉम फ्लूइड टू रिजिड स्टेट में ऑफ अ सीमेंट पेस्ट इस टर्म्ड एज अ सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है, जब वो गेन करता है स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। तो सेट होते हैं सीमेंट पेस्ट के बाद जो मतलब उसके में स्ट्रेंथ गेन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप हार्डनिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है आपको द चेंज फ्रॉम फ्लूइड टू रिजिड स्टेट ऑफ अ सीमेंट पेस्ट इज टर्म्ड एज अ सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्या होता है जब मतलब कोई भी सीमेंट होता है ना, जैसे हम लोग बनाते हैं तो कोई क्यू फिल करते हैं जैसे, तो पहले क्या होता है वो फ्लूइड स्टेट में होता है, तो आपको पता है जैसे ओपीसी के लिए 30 मिनट्स होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, तो उसके बाद क्या करेगा वो मतलब कि स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो रिजिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है तो वो क्या होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट हो गया। और ये हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होता है उसके बाद उसमें क्या करता है कि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट रेफर्स टू द गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सेट सीमेंट पेस्ट, ठीक है। जैसे मतलब कि हमारे पास जो सीमेंट पेस्ट है वो सेट हो जाती है तो फिर वो स्ट्रेंथ गेन करने लगती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फॉल सेट। तो ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल सेट क्या होता है। तो अगर इसको मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम लोग एडिशन करते हैं वाटर का, ठीक है, सीमेंट में, तो उससे क्या होता है एक प्री मच्योर सेट अकर्स होता है, ठीक है, कितने 5 मिनट्स के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्री मच्योर मतलब सेट होता है, मतलब सेट अकर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश सेट बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कब वो किस में होता है, ये सीमेंट में होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एडिशनल वाटर की वजह से होता है, ठीक है, प्री मेच्योर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल सेट बोलते हैं। तो अगर इसका कितने मिनट्स के अंदर, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रोल जॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन है कि कंट्रोल जॉइंट क्या होता है, ठीक है हमारा। तो जो हमारा, ठीक है, श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स उसके यूज होते हैं किसमें, इन दिस रीजन्स ऑफ लो शेयर नियर द मिड स्पान में, ठीक है। और जो ये जॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए श्रिंकेज क्रैक्स को, ठीक है, एक्सपांशन एंड कौन से कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, मतलब किस रीजन में यूज़ करते हैं हम लोग इनको, लो शेयर नियर होता है ना जहाँ पे मिड स्पान में, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और इन जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। टू कंट्रोल द श्रिंकेज क्रैक्स मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स जो हम लोग इन दोनों को प्रोवाइड करते हैं, कौन से रीजन में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लो शेयर होता है नियर द मिड स्पान के पास, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज़ को बोलते हैं कंट्रोल जॉइंट बोलते हैं। तो इन जॉइंट्स को कंट्रोल जॉइंट भी बोलते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कवर या कंक्रीट कवर डिफाइन। जो हमारा कंक्रीट का कवर होता है तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, मिनिमम डिस्टेंस होता है किसका, सरफेस ऑफ कंक्रीट से लेके आउटसाइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस ऑफ द कंक्रीट से लेके आउटसाइड ऑफ द कंक्रीट तक का जो मिनिमम हमारा डिस्टेंस होता है, मतलब कि इसका होता है ना, मतलब डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मच वाटर इज एडेड टू हाइड्रेट 50 kg सीमेंट इन अ सील्ड कंटेनर। ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहीं भी मतलब बहुत ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मतलब कि किसी भी इंटरव्यू में देखो आप, अगर या किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये मतलब बहुत बार पूछा जाता है। जो हमारा सीमेंट की हाइड्रेशन होती है, जैसे 50 kg सीमेंट हो गया, आपको 100 kg सीमेंट के लिए पूछ लेंगे, तो इसको हाइड्रेट करने में कितना मतलब कि मतलब पानी लगता है, तो इसको आपको मैं पूरे प्रॉपर रीज़न के साथ बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना लगता है। तो अगर हम लोग बात करें 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए तो कितना लगता है, 19 लीटर लगता है। और अगर बात करें परसेंटेज में तो कितना होता है, ये 38% होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये कैसे आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि 38% ही होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 23% हमारा होता है ना, कम से कम बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है, तो वो चाहिए होता है हमें हाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है। 23% ऑफ वाटर जो चाहिए होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। और 15% वाटर चाहिए होता है वॉइड्स को फिल करने के लिए जो सीमेंट पार्टिकल्स के होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर करोगे आप 23 प्लस 15% करोगे तो कितना चाहिए, 38% चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन करवाने के लिए। और किसी भी के लिए भी आपको अगर पूछा जाता है, 50 kg के लिए पूछा जाता है, 100 kg के लिए पूछा जाता है, तो आप उसका क्या करोगे, 38% निकाल लोगे। तो अगर आप 58 kg मतलब 50 kg का 38% निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 19 लीटर पानी आपको चाहिए हाइड्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने ये भी आप यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट।
तो व्हाट इज इट्स इफेक्ट, जो हमारा ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होता है वो क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा मतलब कि कंक्रीट होती है ना उसमें ये मतलब इफेक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्रेशली कंक्रीट होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अनरिएक्टेड वाटर होता है ना, पानी वगैरह होता है ना, तो जो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं तो उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है। अगर समझ लो बैठ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि पानी हमारा जो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो ये फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट जो होता है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है। तो इससे क्या होगा, इट लोअर द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को करेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि हमारा वाटर होता है ना, अनरिएक्टेड वाटर जो होता है मिक्स में, वो तो क्या होता है जैसे ही हमारा क्या होता है कि प्रोसेस होता है ना कि हमारी जो सेडिमेंटेशन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमने डाले होते हैं जैसे एग्रीगेट डाले हुए हैं तो वह क्या है बैठ जाएंगे। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा पानी वगैरह वो क्या सरफेस पे आ जाता है, उसकी जो फ्रेशली कंक्रीट है उसके सरफेस पे आपको पानी पानी नजर आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी जो हमारी होती है वो कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता रखा, आप देख सकते हो इसको। ब्लीडिंग अकर्स व्हेन अनरिएक्टेड वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वगैरह हमारे सेडिमेंटेशन हो जाता है, बैठ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो है अनरिएक्टेड वाटर होता है मिक्स में, वो क्या करता है, राइज कर जाता है किस पे, फ्रेशली जो कंक्रीट वगैरह होती है हमारी उसके सर्फेस पे आ जाता है। तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रेंथ और हमारी वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसको आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज कारपेट एरिया। हमारा कारपेट एरिया कौन सा होता है, तो कारपेट एरिया कौन सा होता है, जो हमारा नेट यूजफुल फ्लोर एरिया होता है ना किसी अपार्टमेंट का, उसको हम लोग कारपेट एरिया बोलते हैं। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि कारपेट एरिया अगर आप किसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो जिस एरिया पे हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं ना, तो उसको हम लोग कारपेट एरिया बोलते हैं। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हम लोग जो है ना थिकनेस ऑफ इंटरनल वॉल्स वगैरह, एक्सटर्नल वॉल्स हो गए हमारा, उसके बाद एरिया अंडर सर्विस शॉप्स वगैरह हो गया, तो इन सबको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूँ मतलब वॉल्स की थिकनेस वगैरह को छोड़ के और जो हमारे इंटरनल शॉप्स वगैरह होते हैं, इंटरनल सर्विस शॉप होते हैं, इनको छोड़ के जो हमारा एरिया बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। तो रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो। तो ये मैंने प्रोवाइड कर रखा आपको हर एक चीज़, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज परमिसिबल इन स्टोन, ठीक है। जो हमारा स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो परमिसिबल होता है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, परमिसिबल है तो भाई कितना अगर हम लोग देखेंगे तो कितना अलोएबल होता है, वो होता है नॉट मोर देन 5%, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से कम ही होना चाहिए। और इसको अगर हम 10% से ज़्यादा आ जाता है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेग्रीगेशन, हाउ डज इट अकर, ठीक है। अभी हम लोग ने ब्लीडिंग देखा, अब हम लोग देखेंगे सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं आउट फ्रॉम ईच अदर से, मतलब तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूसिंग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एट वन प्लेस हो जाते हैं। और जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स होते हैं दूसरी जगह पे, मतलब क्या होता है कि जो हमारे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कंक्रीट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब लार्ज बॉइड्स बनती हैं, ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज बॉइड्स एंड आर लेस ड्यूरेबल एंड दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अकर्स होता है किसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं, अगर हमारे पास पोर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स है, ठीक है, अगर हमने ओवर वाइब्रेशन कर दी उसकी वजह से क्या होगा, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो हमारे अलग अलग हो जाएंगे, उसकी वजह से होता है। या अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं कंक्रीट को हाइट से, ठीक है, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1.5 मीटर हाइट से ही हमें ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा करते हैं हम लोग तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट ट्राई टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो जाते हैं, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट वगैरह हो गया ना, प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारे कोर्स मटेरियल्स एट वन प्लेस एंड फाइनर मटेरियल्स एट अदर प्लेस इन द कंक्रीट, सच कंक्रीट कंटेंट्स। इसमें क्या होता है कि लार्ज बॉइड्स वगैरह भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता है, तो उससे क्या होता है, लेस ड्यूरेबल हो जाती है हमारी जो कंक्रीट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया, ग्रेड यहाँ पोर ग्रेडिंग वगैरह होता है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रेनफोर्स्ड कंक्रीट नॉट यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग स्पान,
ठीक है। जो हमारी रेनफोर्स कंक्रीट होती है इसको हम लोग जो लॉन्गर स्पान के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही रीज़न है, ये क्या होती है, अनइकोनॉमिकल होती है। अगर हम लोग बात करें जो हमारे लॉन्ग स्पान होते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड होती है, तो उससे क्या होगा, ये अनइकोनॉमिकल हो जाती है अगर इसको कंपेयर करें अदर बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक जो हमारा स्टील है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, एक ही रीज़न है, अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, रेफरेंस के लिए मैंने आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नेशनल हाईवेज, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा पूछ लेंगे डायरेक्टली कि अगर आप समझ लो कि किसी रोड पे हो, आपको पता नहीं है आपको कि कोई आके रोड पे छोड़ जाता है, तो किसी भी रोड पे आप खड़े हो गए तो आप कैसे पता करोगे कि मैं कौन से रोड पे खड़ा हूँ, ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, या मतलब हमारा विलेज रोड है वगैरह, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। तो इसके लिए एक ही मतलब जो हम लोग पता कर सकते हैं, जो हमारे पास, आपको पता है कि अगर आप किसी भी मतलब हाईवे पे हो तो वहाँ पे हाईवे के किनारे क्या होता है, एक माइलस्टोन लगा होता है, ठीक है। माइलस्टोन के ऊपर ना आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर किए गए होते हैं, ठीक है। तो हम उन कलर से पता कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा हाईवे है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेशनल हाईवे के लिए, तो नेशनल हाईवे के लिए कौन सा कलर किया जाता है, येलो और वाइट कलर किया जाता है, ठीक है। और जो येलो स्ट्रिप होती है वो टॉप पे होती है और वाइट स्ट्रिप जो होती है बॉटम पे होती है, तो उससे आप बता सकते हो कि ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। अगर उस पर येलो स्ट्रिप टॉप पे करी होगी और वाइट स्ट्रिप जो बॉटम पे करी होगी, येलो और वाइट मतलब कलर का माइलस्टोन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेशनल हाईवे है। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज क्यूरिंग, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। क्यूरिंग क्या होता है और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रोसेस होता है बाय विच द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग ये लॉस होता है ना वाटर का कंक्रीट से, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम क्यूरिंग कितनी होती है अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग ओपीसी के लिए वगैरह देखें तो 7 डेज़ के लिए, फिर डिफरेंट करता है हॉट वेदर कंडीशन वगैरह, तो फिर ये बढ़ के 10 डेज़ हो जाता है, 14 डेज़ हो जाता है। तो इन सब के लिए इसके ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कितने टाइम के लिए क्यूरिंग वगैरह करनी चाहिए। फिलहाल हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो पूछा जा रहा है क्यूरिंग क्या होता है। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें बाय बेस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट को प्रिवेंट किया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। और अगर हम लोग क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमें रिक्वायर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे ठीक है, जैसे आप लोग समझ लो कि जैसे मैं आपको बोलूँगी जैसे सीमेंट है, तो सिर्फ सीमेंट की ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सीमेंट की जो डिजाइड स्ट्रेंथ होती है 43 ग्रेड के लिए एट द 28 डेज कितनी होती है, 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अगर समझ लो हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी वो स्ट्रेंथ हमें जो डिजायर्ड है तो उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यूरिंग करना जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो क्यूरिंग हमें करनी चाहिए, प्रॉपर क्यूरिंग करनी चाहिए। हो सके तो हमें 28 डेज़ के लिए करनी चाहिए, लेकिन मिनिमम अगर आप कर रहे हो, घर वगैरह बना रहे हो, तो 14 डेज़ तो कंपलसरी है, इतनी आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए बताऊंगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कितनी कितनी क्यूरिंग आपको करनी चाहिए। तो रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टू क्राइटेरिया फॉर्म द बेसिक ऑफ डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनको आपको देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर को डिज़ाइन कर रहे हो तो इंश्योर करने के लिए आपको किसके ऊपर करना होता है, एक तो डिग्री ऑफ सेफ्टी और एक सर्विसबिलिटी। ये 2 मेन क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर ही आपको क्या करते हो, डिजाइनिंग ऑफ किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को डिज़ाइन करते हो। तो इन दोनों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, इट्स वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है, मतलब अभी अगर आप समझ लो कोई प्लेसमेंट वगैरह में बैठे हुए, कॉलेज से प्लेसमेंट वगैरह हो रही हैं, तो जनरली वहाँ पे आपको ये पूछ लेते हैं। अगर आप किसी कंपनीज वगैरह में बाद में इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह पूछा जाता है, लेकिन वेट वगैरह बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि 50 kg वेट होता है, तो वॉल्यूम वगैरह पूछ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब प्लेसमेंट कॉलेजेस लेवल पे प्लेसमेंट वगैरह होती हैं तो उसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे वॉल्यूम होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट का, वो कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है। और डेंसिटी होती है जो सीमेंट की, उसको हम लेते हैं 1430 kg पर मीटर क्यूब, और कई बार हम लोग 1440 kg पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप कंसिडर कर लो कि 1430 kg पर मीटर क्यूब जो हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है, सीमेंट की। और अगर वेट की बात करूँ तो ये तो आपको पता ही है 50 kg वेट होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो जो हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्स, ठीक है, इन केस ऑफ फुटिंग के केस में रेनफोर्समेंट को हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, तो वो कितना कवर प्रोवाइड करते हैं। तो कवर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने डिफरेंट जैसे बीम्स, कॉलम, स्टेयर वगैरह सबके लिए, मतलब ग्रेड स्लैब हो गया, फुटिंग हो गया, उसके बाद में स्टेयर होगी, अपनी सबके लिए मैंने बना रखा है कि कितना कितना कवर हमें लेना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और तो उसको अकॉर्डिंग टू IS कोड हम लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि आपके जो SSC JEE एग्जाम्स वगैरह होते हैं या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे वहाँ पे, तो इसलिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट के केस में, फुटिंग के केस में, तो वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 50 mm प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा जाता है। एक तरह से आपको थंब रूल ही है ये, ठीक है, थंब रूल भी नहीं है कि बेसिकली ये निकाल ले जाते हैं। अगर आप कोई मतलब कि अच्छी बुक रेफर करोगे, जैसे MS अपने HJ शाह हो गया, तो इन बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो इसमें आपको एक कॉलम बनाया हुआ मिलेगा, पूरा एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें आपको बता रखा है कि किस तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ जो M20 ग्रेड के लिए से बता रखी है, क्योंकि हम मोस्ट वाइडली ये यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कंप्रेशन में मेंबर ये 250, 500 या 415 ग्रेड आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो टेंशन में बीम्स के लिए, कॉलम के लिए तो कितना यूज़ करेंगे उसका उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है। तो उस फॉर्मूले से आप सीधा जो डायमीटर आप वार के लिए निकालना चाहते हो तो आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको वही फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लेकिन वहाँ पे आपको वार का लेंथ दिया जाता रहता है कि वार का डायमीटर क्या है, तो फिर आपको पूछा जाता है। मैं विदाउट वार का डायमीटर आपको पूछ रहा हूँ, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ कि आपको थंब रूल का पता चल जाए, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं, SSC JEE वगैरह के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी मोस्ट वाइडली ये पूछा जाता है आपको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ कंप्रेशन वार, किसकी बात हो रही है, कंप्रेशन वार की बात हो रही है। ये 415 ग्रेड ऑफ स्टील इज यूज्ड एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड, ठीक है। किसमें, बीम्स और कॉलम दोनों में बताना अपने को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बीम्स के लिए बात करूं तो बीम के लिए क्या होता है, बीम के लिए थंब रूल निकल के आता है। इसको अगर आप पूरे फॉर्मूले में सॉल्व करके देखोगे, इसके डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला जो है आपको IS कोड से मिल जाएगा। तो उसको अगर पूरा सॉल्व करोगे, उसमें M20 ग्रेड आप कंक्रीट डालोगे, उसके बाद स्टील का ग्रेड 415 डालोगे, और कंप्रेशन में है तो कंप्रेशन के लिए कंसिडर करोगे कंडीशन। तो जो हमारे पास निकल के आने वाला है ना बीम के लिए, अगर आप देखोगे तो वो आएगा 38 इंटू डाया वार, ठीक है। अगर 38 इंटू डाया वार करोगे तो जो वैल्यू आपके लिए निकल के आएगी वही वैल्यू आप देख सकते हो। आप डिफरेंट डाया वार लेके देख लेना, तो अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो बीम के लिए हम लोग सीधा कंसिडर कर लेते हैं कितना, 38 इंटू डाया वार, ठीक है। और अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम के लिए कितना होता है, 33 इंटू डाया वार होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे थंब रूल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको करके देखिएगा अच्छे से, आपके पास जो IS कोड IS 456/2000 होगा तो उसमें से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो ये डाल के देखना 415 ग्रेड ऑफ स्टील डाल के देखना, और M20 ग्रेड के लिए निकालना। और आप पहले बार का जो है 8 ले लेना, 8 mm ले लेना, 12 mm लेना, 16 mm ले लेना, 20 mm हो गया, 25 लेके देखना, और डिफरेंट्स के लिए डाल के देखना, और फिर आपको देखना कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। और फिर बीम के लिए यहाँ पे डाल के देखना सीधा 38 इंटू जो डाया आप ले रहे हो, ऐसे 8 लिया तो 8 को मल्टीप्लाई करा के देखना, तो आपको सिमिलर वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे थंब रूल हो जाते हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। तो व्हाट इज़ LSF एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये भी आपको बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह में दे रहे हो तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ LSF। तो पहले बात कर लेते हैं LSF क्या होता है। LSF होता है लाइम सेचुरेशन फैक्टर होता है, ठीक है, LSF, ठीक है। और अगर लाइम सेचुरेशन वाटर की वैल्यू जो होती है हायर होगी तो अगर ये क्रॉसपॉन्ड टू हायर कंटेंट ऑफ फ्री लाइम होगा विच मेक्स कंक्रीट अनसेफ टू सल्फेट अटैक, और इसके क्या करेगा, रिड्यूस करेगा साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ठीक है। अगर मतलब LSF के लाइम सेचुरेशन फैक्टर ज़्यादा होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। LSF लाइम सेचुरेशन फैक्टर होता है, मैंने अभी आपको बताया। और द हायर वैल्यू ऑफ LSF ये होता है, मतलब अगर लाइम सेचुरेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, हायर कंटेंट होगा किसका, फ्री लाइम का, तो उसकी वजह से कंक्रीट क्या होगी, अनसेफ होगी, किसके लिए, जो सल्फेट अटैक के लिए अनसेफ होती है, और रिड्यूस करती है क्या, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ठीक है, रिड्यूस होगी उसकी वजह से। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर करें। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप इन वीडियोस को जो मैं बना रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन बना रहा हूँ, पूरे 200 क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये जब भी आप कोई मतलब इंटरव्यू दोगे, यहाँ आप लोग प्लेसमेंट में बैठोगे, तो ये प्लेसमेंट वगैरह में बैठोगे कॉलेज के में, जब आप लोग प्लेसमेंट के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लेसमेंट लोगे,
तो उसमें जब आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस ना बहुत हेल्पफुल होंगे। यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा अगर सिविल इंजीनियर की मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया और बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया और फिर स्ट्रक्चर वगैरह से। अगर मैं बात करूँ आपको एस्टीमेट वगैरह ये सब चीज़ों की, तो इसमें से कम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एज ए इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ तो जो हमारा जो होता है ना कि जब आप लोग सिविल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट ले रहे होते हैं ना कॉलेज से, तब जो इंटरव्यू होता है ना वो एज़ कम्पेयर टू अगर आप कंपनी की बात करें तो ईजी होता है, क्योंकि इसमें आपको ना बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके लिए देने वाले हो तो आप ये 200 जो क्वेश्चन हैं जरूर देखिएगा। इसमें से आपको ना मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन वगैरह आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं मैंने डिस्कस करे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप 10 कंपनीज जो है ना, आप लिस्ट देख सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन सी कंपनीज में पूछे गए हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं कम से कम जो मेरे 50 फ्रेंड्स होंगे, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स वगैरह, तो जो कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हमारे निकल के आए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे लिए हुए हैं, उनको जो पूछे गए, उनके कुलीग्स को पूछे गए, तो उन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मेरे को 2 मंथ लगे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं आपको बताऊँ टाइम लगा है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन को पहले पूरा लिया है उनसे, उसके बाद मैं शफल किया पूरे क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर मैंने पूरा बनाया। तो ये पूरे 200 क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगी, तो वो भी अपलोड होती रहेंगी, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिए जो हमारी SSC JEE और RRB JEE और सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के रिलेटेड है। और जो हमारी जनरल वीडियोस रहती हैं वो तो रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं, तो उनको भी आप देखिए। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।